बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 नवंबर और दिन है इतवार का। तीन खबरें आज की व्लॉग में शेयर करूंगा आपके साथ और आपके तमाम सवालों के जो जवाब हैं जी वो इन तीन खबरों के अंदर मौजूद है। इंकशाफ से भरपूर होने जा रहा है जी आज का व्लॉग, इसलिए आपसे गुजारिश है कि व्लॉग को एंड तक पूरा जरूर सुनिएगा। एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट और इस मुंतखब रजीम के दरमियान इख्तलाफात अरूज पर पहुंच चुके हैं। नोटिफिकेशन इसी वजह से शायद नहीं आ रहा और ओहदा कौन सा किसको मिलेगा इस मामले पर भी जो इख्तलाफात हैं जी वो शुरू हो चुके हुए हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा जी कि जो इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहबा ने एक इंटरव्यू दिया था इंडियन चैनल को, इस इंटरव्यू को लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन असल में जो बगावत थी या जो आप इसको दूसरे ज़मरों में गद्दारी कहें नवाज शरीफ की फौज से, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। नवाज शरीफ ने जो बात कही थी ना कि अभी एहतसाब यानी कि इमरान खान साहब का नाम लेकर जी कि उनको लाने वालों के खिलाफ जो एहतसाब है जी वो भी किया जाए, इनडायरेक्टली इशारा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरफ था। तो ये उन्होंने क्यों कहा, क्या वो माजी को रिपीट करने जा रहे हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी को ट्रैप में फंसाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर की तरह नहीं है और ना ही वो इस मरतबा ट्रैप में आएंगे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और ये बहुत ज़रूरी है इस मुंतखब रजीम के लिए कि सुहेल आफरीदी को ट्रैप में फंसाएं, वरना इनका सारा किया धरा जो है वो फारिग हो जाएगा और बहुत जल्द इस रजीम को ख़त्म तो होना ही होना है, लेकिन सुहेल आफरीदी को ट्रैप में फंसाकर कुछ डिले कर सकते हैं अपनी इस रजीम में। तो इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि क्या जो इख्तलाफात हैं वो इस मुंतखब रजीम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शुरू हो चुके हैं और शायद यही वजह है जी कि जो नोटिफिकेशन है वो इतनी ताखीर का शिकार हो रहा है। फिर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट हो गई है, इस पर भी कुछ अहम दावे सामने आए हैं सीनियर लोगों की जानिब से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये खबर आप सुनिए। अबसार आलम साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, साबिक चेयरमैन पैमरा भी हैं, उनके हवाले से सब को मालूम है जी कि क्या ख्याल किया जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं जी और पैगाम रसानियाँ जो हैं वो उनकी तरफ से जो होती हैं ये ख्याल किया जाता है उनके बारे से। बहरहाल जी उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उसमें जी एक बहुत बड़ा दावा उनकी जानिब से सामने आया है। वो कहते हैं कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री पर फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफ है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जो ये तरमीम हुई है इसके तहत जो कुछ ओहदे आए हैं जी, इनमें ज़ाहिर सी बात है एक तो चीफ ऑफ डिफेंस है, वाइस चीफ है जी, फिर इसके अलावा 4 स्टार जनरल। तो एक बड़ा इख्तलाफ है जी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर हुकूमत और फौज के दरमियान, और शायद इसी वजह से जो नोटिफिकेशन है जी उसमें ताखीर हो रही है। फिर इसके अलावा जी गर्मा गर्मी भी हुई है। क्या गर्मा गर्मी हुई है? सार आलम साहब का यह दावा है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है। मेरी इत्तला के मुताबिक इस मुलाकात में शुरा और फील्ड मार्शल के दरमियान जो गर्मा गर्मी है वो भी हुई है। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी वर्कशॉप में शरीक सियासतदानों से कहा कि आप दो लोगों के गुलाम हैं। इनका इशारा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तरफ था। इन्होंने तीसरे यानी कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया? इनके कहने का मकसद यह था कि पाकिस्तान की सियासत को मोरूसियत ने कीचड़ किया हुआ है, जब तक ये नहीं टूटेगा मुल्क जमहूरियत और सियासत बेहतर नहीं हो सकती। तो ये एक और बहुत बड़ा जी इंकशाफ है। ये जो खबरें चल रही थी ना कि मौलाना से 26वीं तरमीम के बाद 27वीं में मौलाना का कोई किरदार नहीं था, उसके बाद पीपल्स पार्टी की बारी है, उनसे जान छुड़ाई जाएगी, फिर ये नून लीग की बारी आएगी। तो ये जो बात की गई है ना इसका जो मतलब है वो यही है जी कि फील्ड मार्शल साहब अब ये कह रहे हैं कि इनसे भी जो जान है जी वो छुड़वानी, आप इन दो उनके जो है वो गुलाम है। इमरान खान साहब का इसमें जो नाम है वो नहीं लिया गया। फिर इसके साथ ही जी वो क्योंकि इमरान खान साहब को ज़ाहिर सी बात है जेल में जो डाला हुआ है। फिर मजीद वो कहते हैं जी कि मेरी हुकूमत में मौजूद 2-3 सिविलियन से बात हुई है। वो कहते हैं कि फौज की तरफ से फरमाइश बहुत आती है, इतनी फरमाइशें आ रही हैं कि इनको पूरा करके हमारी कमर टूट गई है और अब हम कमर सीधी करने के काबिल नहीं रहे। अगले इंतखाबात में हम अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे, इसलिए फौज अपनी फरमाइशें कम करें, इनको कंट्रोल करें। तो अब ये जी इस मुंतखब रजीम जो है इनके अंदर के जो लोग हैं जी वो ये बातें कर रहे हैं, भाई आप तो फॉर्म 47 वाले, आप कैसे ये बात कर सकते हैं, आपको तो लाने वाले ही
जो है वो ताकतवर हल्के हैं, आपकी क्या वो जी कि हम ये नहीं करते तो हम वो जो है वो नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि यहां से भी पारा हाई हो चुका है और दूसरी तरफ से भी जो पारा है वो हाई हो चुका है। फिर अफसार आलम के मुताबिक नवाज शरीफ के बयान और इसके बाद फील्ड मार्शल की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गुफ्तगू बताती है कि सिविल मिलिट्री के दरमियान सब अच्छा नहीं है। फिर अफसार आलम ये लिखते हैं जी कि फौज सिविलियन हुकूमत पर उंगलियां उठा रही है कि ना इनसे मैशत चल रही है और ना तकर्रियां मेरिट पर हो रही हैं। काबीना समेत आम ओहदों पर करप्ट लोगों को लगाया गया है। दूसरी तरफ सिविल हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के बजाय कहती है कि आप कौन सा दूध के दुले हैं, आपके अंदर भी तो फला फला बंदा इतना इतना माल बना रहा है। इल्जामात के खेल में नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। हकीकत यही है कि सिविल मिलिट्री दोनों इतराफ करप्शन और नाअहल अफराद मौजूद हैं। फिर वो कहते हैं जी कि फौज के एतराज है कि हुकूमत ने काबीना और अहम मुद्दों पर करप्ट लोगों को लगा रखा है। अच्छा, इसके अलावा जी अगर सिविल मिलिट्री इख्लाफात खत्म ना हुए और मैशत बेहतर ना हुई तो किसी ना किसी वक्त अवाम इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े होंगे। इमरान खान और पीटीआई इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यह मौजूदा निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सिर्फ कुछ अरसे के लिए इस स्टेटस को चलाया जा सकता है। एक तरफ तो वो ये भी कह रहे हैं जी कि अगर इख्तलाफात खत्म ना हुए, मैशत बेहतर ना हुई तो किसी वक्त भी अवाम उठ खड़ी होगी, सिस्टम गिर जाएगा। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है, ये स्टेटस जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चलाया जा सकता। तो ये जो सारी जो चीजें हैं जो अब अफसार आलम की जानिब से दावा किया गया है जी, इसको अब आप सामने रखें। जो इख्तलाफात इस वक्त चल रहे हैं, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, और नवाज शरीफ की हिस्ट्री क्या रही है, क्या वो बड़ी बगावत कर चुके हैं, और कैसे आर्मी चीफ को जो है वो उन्होंने वर्दी उतारने पर मजबूर किया कि किसी दूसरे को लगाएं, वो किस्सा भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं जी कि ये इस वक्त इस नहज तक मामला पहुंच चुके हुए हैं, और ये जो पुरस्रार खामोशी है, ये जो लंदन के दौरे हैं, ये वैसे ही नहीं हो रहे। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजंस जो हैं वो मौजूद हैं। फिर नाज़रीन एक और बड़ा दावा भी आपके साथ शेयर करना है जी कि इस सारी सूरत हाल से निकला कैसे जाए, क्योंकि ये जो इतिहाद है ना, ये गैर फितरी ये इतिहाद है ना, दोनों आपस में इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं जी कि इमरान खान साहब से किसी तरीके से बचा जा सके। मोहम्मद मालिक साहब ने दावा किया और वो कहते हैं कि मुझे लगता है जानकर तसादुम की फिजा बनाई जा रही है, लगता है हुकूमत पीटीआई को बीट कर रही है। ये एक ऑफर है कि आए अपनी स्ट्रीट पावर दिखाएं। हुकूमत चाह रही है कि 9 मई ना हो, 9.5 मई हो जाए और इसके बाद पीटीआई की रही सही तजारी सलाहियत को इतनी कुव्वत से क्रश किया जाए कि आने वाले बहुत अरसे तक इसमें कोई सकत ना रहे। तो अब वो ये चाह रहे हैं जी कि सुहेल अफरीदी को ट्रैप में फंसाकर 9 मई ना भी हो तो 4.5 मई भी हो जाए, सिर्फ एक बहाना मिल जाए तो हम इनको मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। मुकम्मल तौर पर इस तरह से कि अभी जो पीटीआई की कुछ लीडरशिप है, जैसे सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, ये कुछ लोग जो सामने हैं, इनको भी हम फारिग कर दें। और उससे क्या होगा जी कि हमारा स्टेटस मजीद कुछ बरकरार रहेगा। हमें एक दूसरे का साथ जो है वो देना पड़ेगा, इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है तो दोबारा से हमें इसका जो फायदा है जी वो हो सकता है। आप देखें 9 मई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहा है, एक तो नून लीग भी रही है, जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद आप देखें कि अगर अब 4.5 मई ये कह रहे हैं जी कि हो जाए तो फिर इससे क्या होगा कि पीटीआई को मजीद भी जो एक रही सी वो है वो भी खत्म कर दी जाए और अपना स्टेटस मजीद इसी तरीके से मामलात को चलाया जाए। और जब पीटीआई बिल्कुल ही क्रश हो जाएगी और फिर ये जो इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, खासतौर पर मुनीब फारूक जो हैं वो इनडायरेक्टली देखें क्या इशारा करें जी के मतलब ये इमरान खान को फितना कहते हैं और फितना को कहते हैं कि कुचल देना चाहिए, यानी कि इमरान खान साहब को बिल्कुल हमेशा के लिए आप साइड पर कर दें ताकि फिर हमारे जो इख्तलाफात हैं, अगर हम दोनों लड़ते भी हैं तो फिर उसके बाद हमें इमरान खान का कोई डर नहीं होगा। तो अब जो है वो इनकी कोशिश इस तरफ चल रही है। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी इनके ट्रैप में नहीं आते, इमरान खान साहब इसी तरह से डटे रहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं चल सकती और ये आपस में ही लड़ेंगे और आपस में ही जो है वो मरेंगे। फिर इसी तरह से आप देखें कि कुछ चीज़ों को बहुत करीब से देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का असर टारगेट 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं था। वो टारगेट तो हासिल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। जब आप एक चीज़ को फितना या इंतशार समझते हैं और इसे ख़त्म करना मजहबी फरीज़ा समझते हैं और यही हतमी टारगेट है, तो फिर आप खुद देख लें इसे कहाँ ख़त्म किया जाएगा। तो इनडायरेक्टली इशारा किस तरफ है जी, इमरान खान साहब की तरफ है। तो अब ये सारा जो माहौल है जी, मैं समझता हूँ जी कि वो चल रहा है, लेकिन अगर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई जाती है, कोई इस तरह की उनको दी नहीं जाती कि कोई फॉल्स फ्लैग किया जाए, अगर सुहेल अफरीदी इनके उसमें नहीं आते जो कि अभी तक वो ठीक चल रहे हैं, अडयाला जेल के पास भी वो बैठे, लेकिन पुरअमन तरीके से वो बैठे रहे,
हाई कोर्ट्स का उन्होंने रुख किया। और इसी तरह से अगर ये चलते रहते हैं, इमरान खान साहब डटे रहते हैं, तो ये जो सारा आलम ने खबर दी जी कि आपस में ये लड़ रहे हैं और ये ज्यादा देर तक नहीं जो है वो रहेगा और मरेंगे ये ऐसे जी कि जाहिर सी बात है फिर दोनों एक दूसरे के साथ हैं तभी तो चल रहे हैं ना, तो दोनों ही फिर फारग जो है वो हो जाएंगे। और यहाँ पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी एक मौका आएगा और अवाम के पास भी एक मौका ये आएगा जी कि वो अवाम को खड़ा करें। और इमरान खान साहब की रिहाई होती है तो फिर इनके लिए मतलब है कि ज्यादा इनका वो होगा जी कि अब तो इमरान खान भी आ गए, तो इसी वजह से दूसरी तरफ ये जो प्लान है मुझे लगता है जी वो किया जा रहा है ताकि बिल्कुल क्रश करके इमरान खान को बिल्कुल ही साइड पे करके तो हमारा फिर कोई वो होगा ही नहीं कि अगर हम आपस में भी लड़ते मरते हैं तो फिर उसके बाद हमारा इक़्तिदार जाता भी है तो बाकी फिर जो है वो हमारे पास वो होगा नहीं कि हमें किसी का डर या खौफ होगा। फिर इसी तरह से जी दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करनी है वो है जी कि नवाज शरीफ क्या बगावत कर चुके हैं और किस तरह से आर्मी चीफ की वर्दी उतारने की उनकी तरफ से कोशिश की गई जी। और ये चीज़ आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ जी कि नूरीन खान साहबा जिन्होंने इंडियन टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू को बड़ा जो है उसमें चीज़ें खुद से मिक्स करके प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। तो नवाज शरीफ जो है वो अपने घर में इंडियन सहाफ़ियों को बुलाकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनको इंटरव्यू जो है वो देते रहे, माजी में सब चीज़ें उन रिकॉर्ड है। बहरहाल जी ये आप जरा सुनिएगा, मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी उस वक्त हुई जब नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इंडिया के जयपुर में उतार दिया जाए और इस वक्त जहाज में फ्यूल भी कम था, तब नवाज शरीफ को फौजी अदालतों से सजा होनी चाहिए थी। तो अब आप 9 मई के ऊपर फौजी अदालतों से सजा हो रही है, तो 99 में ये कौन सा वाकया था, जो मुशर्रफ है उस वक्त के आर्मी चीफ उनके साथ ये किया गया था नवाज शरीफ की जानिब से, तो उस वक्त इनका जो ट्रायल है वो फिर मिलिट्री कोर्ट्स में चलना चाहिए था। देखें ये बात अपनी जगह कि उस वक्त आईनी तौर के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म हटा सकता था आर्मी चीफ को, लेकिन मसला ये है कि उसका भी कोई तरीका है ना, ये नहीं कि आप चलते जहाज को ही आप कह दीजिए कि वो लैंड ही नहीं कर सकता और वहां पर आप जो है उसको नया आर्मी चीफ जो है वो लगा दें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ वो सबने देखा कि वो त्यारा भी लैंड हुआ और फिर त्यारा साजिश केस जो है वो भी चलता रहा। लेकिन आज आप देखें कि यही नवाज शरीफ और वही उसके साथी हैं वो इस वक्त इक़्तिदार में जो है वो बैठे हुए हैं। जब नवाज शरीफ ने 99 में फौज को कमजोर करने के लिए आर्मी चीफ को हवा में बदला, फौज ने नवाज शरीफ को उतार कर अपने इदारे को बचा लिया। अब नवाज शरीफ ने यही खेल सुप्रीम कोर्ट में खेला, मगर फर्क यह है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट में मीर जाफर बैठे थे, इसलिए नवाज शरीफ कामयाब हो गया। ये मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उनकी जानिब से एक जो तजज़िया है जी वो किया गया है। तो ये नवाज शरीफ का जो किरदार है जी वो रहा है। इमरान खान साहब ने तो ऐसी कोई जो चीज़ है जी वो नहीं की। फिर जी जो मामला है आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन के हवाले से, इस पर भी जी फ़खरुर रहमान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा इस पर एक जो दावा है जी वो किया है। एक तो इख्तलाफात क्या हैं वो अब सामने आ चुके हैं। नोटिफिकेशन की भी वजह जैसी बात ये लगती है कि नीचे वाले ओहदों के ऊपर पहले वो तय हो जाए ना कौन आएगा, फिर उसके बाद ही ऊपर वाला जो ओहदा है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आर्मी चीफ का 3 साल का ही नोटिफिकेशन था तो उसके मुताबिक तो वो अब रिटायर हो चुके हैं, तो 3 साल के ऊपर ही अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद तो फिर चीफ ऑफ डिफेंस या वाइस चीफ का नोटिफिकेशन तो उन्हीं का जारी फिर किस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर 5 साल हो तो वो फिर एक अलहदा मामला है, वो तो फिर ये होगा जी कि 2027 तक है तो अभी भी वो आर्मी चीफ है तो फिर वो चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो हो सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि एक ही टाइम पे आर्मी चीफ भी और चीफ ऑफ डिफेंस भी, तो ये सवालात हैं। फ़खरुर रहमान साहब इस पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कानूनी तौर पर आसिम मुनीर का 3 साल का अरसा 29 नवंबर रात 11:59 पर खत्म हो गया है यानी कि, और नए नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी में वो आर्मी चीफ नहीं है। ये कानूनी तौर पर वो ये कह रहे हैं। फ़खरुर रहमान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं अक्सर उनको जो ट्वीट्स वगैरह वो करते हैं वो कोट करता हूँ, अक्सर बड़ी खबरें जो है वो भी शेयर करते हैं। वो लिखते हैं जी कि सवाल ये है कि अब कि क्या जो चीफ ऑफ डिफेंस होगा क्या वही आर्मी चीफ भी होगा या जो आर्मी चीफ होगा वही चीफ ऑफ डिफेंस होगा। नहीं, दोनों अलग अलग ओहदे हैं और दोनों के लिए आसिम मुनीर अब रिटायर हो चुके हैं। अब कम अज कम आर्मी चीफ का दोबारा तकर्री का इम्कान खत्म, किस कानून के तहत? अच्छा सवाल है। तो ये जो एक क्वेश्चन है जी वो भी इनकी जानिब से यहाँ पर रेस किया गया है। तो होपफुली जी जो तमाम सवालों के जवाब है जी आपको मिल गए होंगे कि इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, क्या इख्तलाफात है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, और नोटिफिकेशन पर दूसरी तरफ की सोच क्या है कि 2027 तक है, और फिर इस तरफ कुछ जो कानूनी पॉइंट्स जो उठा रहे हैं जी कि नहीं 2027 तक नहीं है, वो तो अभी रिटायर हो गए हैं, तो एक ही टाइम पर 2 ओहदे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किस तरह से हो सकते हैं।
और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुहेल आफरीदी जो है उनके अगेंस्ट क्या इस वक्त चल रहा है, और इमरान खान साहब को क्या करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इनडायरेक्टली जो मुनीफ फारूक है जी, ये भी उधर की तरफ से ही जो जुबान है इनके हवाले से ख्याल किया जाता है, ये बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है इशारा जो है वो इमरान खान साहब की तरफ था, उनके हवाले से क्या सोच रहे हैं। तो अब इसमें जी एक इम्तिहान भी है सुहेल आफरीदी साहब के लिए भी कि इस सिचुएशन में वो किस तरह से टैकल करते हैं चीज़ों को। और अगर मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर वेट कर लिया जाए मजीद चीज़ों का, और जो कि सुहेल आफरीदी कर भी रहे हैं, इनिशियल लेवल पर उन्होंने सिर्फ ये किया है जी कि मोटरवे इस्लामाबाद पेशावर वाला बंद किया है, यहाँ का रुख वो नहीं करेंगे, मंगल को आएंगे ज़रूर, अगर मुलाकात नहीं होती तो मैं नहीं समझता कि कोई धरना या एहतजाज की बड़ी जो कॉल है वो देंगे। बहरहाल इतना किया जाएगा कि मजीद जुमेरात का या नेक्स्ट वीक का शायद वेट कर लिया जाए, तब तक यहाँ के जो मामला है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप मतलब है कि नोटिफिकेशन के बगैर 2-3 हफ्ते या महीना जो है वो गुजार दें। जाहिर सी बात है अगले हफ्ते के अंदर ही कुछ ना कुछ होना और कुछ बहुत बड़ा होना है, और मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी को भी ये तमाम चीज़ें मालूम होंगी जो उन्होंने लफ्ज़ कहा था ना कि दिसंबर के अंदर कुछ बहुत बड़ा होना है, ये वैसे ही उन्होंने नहीं कहा था। तो गेम ऑन है जी, जो भी इस पर मजीद चीज़ें होती हैं आप सब में शेयर करता रहूँगा, राय का सार कीजिएगा जी। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।